Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Chem Catalyst for you. Today we are going to solve the mystery of structure of an atom via atomic model. Before we switch to the specific model, let's have a quick review of the previous atomic models. एटम के लिए जो सबसे पहला मॉडल एक रेगुलर मॉडल प्रपोज किया गया दैट वाज सॉलिड स्फीयर मॉडल, और ये मॉडल प्रपोज किया जॉन डाल्टन ने। डाल्टन डेमोक्रेटस कॉन्सेप्ट को बिलीव करने वाला था कि एक एटम जो है वो एटमस वर्ड से डिराइव्ड है और जिसका मतलब है अनकटेबल या इनडिविजिबल, कि एटम एक सॉलिड हार्ड स्फीयर है, इसको आप फर्दर स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। इसका प्लस पॉइंट इस मॉडल का ये था कि फ़र्स्ट टाइम एक रेगुलर ये मॉडल था, और दूसरा ये कि एक स्पेसिफिक जो टाइप ऑफ एलिमेंट्स थे उनको अलहदा कर दिया गया। और जो इसके नेगेटिव एस्पेक्ट ये थे कि इसमें कोई इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। दूसरा, इसमें आइसोटोप के हवाले से कोई कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं दिया गया। फिर इसके बाद जो है प्लम पुडिंग मॉडल प्रपोज किया गया, दैट वाज प्रपोज्ड बाय जे थॉमसन आफ्टर हिज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1897। ये मॉडल जो है वो 1904 में प्रपोज हुआ था, और इस मॉडल के अकॉर्डिंग एक एटम जो है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कंप्राइज कर रहा है, और वो इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं पॉजिटिव चार्ज एरिया ऑफ द एटम। इस मॉडल को वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, कि जिस तरह वाटरमेलन के सीड्स एम्बेडेड हैं उसके उस रेड एरिया में, उसके पल्प में, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं पॉजिटिव चार्ज एरिया में। तो अगर आप इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को अगर हम देखें तो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट ये थे कि जो यहाँ पे फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन को रिकॉग्नाइज किया गया एज अ कंपोनेंट ऑफ एन एटम। लेकिन जो इसका ड्रॉबैक था, ड्रॉबैक ये था कि यहाँ पे न्यूक्लियस के हवाले से कोई इसमें इंफॉर्मेशन नहीं थी। और दूसरा ये कि इट फेल्ड टू एक्सप्लेन दैट हाउ पॉजिटिव चार्ज होल्ड्स द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम, कि एटम में वो पॉजिटिव चार्ज कैसे होल्ड कर रहा था इलेक्ट्रॉन्स को। तो इस मॉडल के फेलियर के बाद अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में जो है वो मॉडल प्रपोज किया, जिसको न्यूक्लियर मॉडल का नाम भी दिया जाता है या इसको रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं। तो इस मॉडल में जो है वो रदरफोर्ड ने फर्स्ट टाइम जो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, और न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बाद जो है और न्यूक्लियस पे चार्ज को जो है वो डिवाइस किया गया या एक्सप्लेन किया गया कि न्यूक्लियस हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये वो पहली एक स्ट्रक्चर थी जो एक बड़ी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही थी एटम की मॉडल, एटम के स्ट्रक्चर के हवाले से। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो एक एटम है वो दो बेसिक पार्ट्स के ऊपर कंप्राइज कर रहा है, एक उसका सेंट्रल न्यूक्लियस और दूसरा उसके शेल्स जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। और इस में जो एक एटम का मेजर पोर्शन होता है वो एम्प्टी होता है, और इलेक्ट्रॉन्स उसके गिर्द क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इस मॉडल का पॉजिटिव एस्पेक्ट ये था कि ये एक्सप्लेन कर रहा था कि जो पॉजिटिव चार्ज है ये रिजाइड कर रहा होता है, ये लोकलाइज्ड होता है इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। लेकिन सेम टाइम इसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट था वो ये कि ये एक्सप्लेन नहीं करता कि कैसे इलेक्ट्रॉन फिक्स रहते हैं ऑर्बिट्स के अंदर, क्योंकि मैक्सवेल के कॉन्सेप्ट को अगर आप देखें तो एक चार्ज पार्टिकल जब रिवॉल्व करता है एक्सेलरेटेड मोशन के साथ तो उसको एनर्जी अपनी कॉन्स्टेंटली डिक्रीज़ करनी चाहिए, एनर्जी एमिट करनी चाहिए। तो उस हिसाब से जो है वो जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो उनको कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी एमिट करके न्यूक्लियस के अंदर जंप करना जाना चाहिए, और ओवरऑल जो एक एटम है उसकी स्ट्रक्चर कोलैप्स कर देनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, तो इस चीज़ को फर्दर इम्प्रूव किया, रेक्टिफाई किया बोहर ने,
और इस मॉडल के अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हुए होते हैं तो वो एक फ़िक्स्ड ऑर्बिट्स के अंदर फ़िक्स एनर्जी लेवल्स में जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इस मॉडल को हम क्वांटाइज्ड मॉडल ऑफ एन एटम का भी नाम देते हैं। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्वांटाइज्ड, इलेक्ट्रॉन जिस एरिया में जिस रेडियस में वो रिवॉल्व कर रहा है वो भी क्वांटाइज्ड, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज, यानी ये ओवरऑल हम क्वांटाइजेशन की बात कर रहे होते हैं इसमें। लेकिन इस मॉडल का भी ड्रॉबैक ये था कि ये मॉडल हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यानी पोजीशन और मोमेंटम या वेलोसिटी हम दोनों साइमल्टेनियसली फाइंड नहीं कर सकते किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए। इस मॉडल का एक ड्रॉबैक ये था कि जब हम इसके स्पेक्ट्रम को देखते हैं जो कि लाइन स्पेक्ट्रम है, तो उन लाइन स्पेक्ट्रम को जब हमने एक मज़ीद स्ट्रॉन्ग या एडवांस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर हमने उसको देखा तो वो स्पेक्ट्रल लाइंस फर्दर आगे छोटी छोटी और स्पेक्ट्रल लाइंस के ऊपर कंप्राइज कर रही थी। तो ये बोहर का मॉडल इस कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा था कि वाई दे आर फर्दर डिवाइड इनटू फर्दर फाइन स्पेक्ट्रल लाइंस। फिर इसका ये एक ड्रॉबैक था कि ये मॉडल जो है वो वेव पार्टिकल डुअलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा था कि जिस तरह हर मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी वो वेव नेचर भी और सेम टाइम उसकी पार्टिकल नेचर होती है, तो दिस मॉडल वाज फेल्ड। तो अगर आप इन मॉडल्स के बारे में कोई डिटेल से इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो ये हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में अपलोड कर चुके हुए हैं। तो आज हम स्विच होते हैं क्वांटम एटॉमिक मॉडल, जो कि एक कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव पिक्चर प्रोवाइड करता है एक एटम की। क्वांटम एटॉमिक मॉडल को डिटेल में डिस्कस करने से पहले हमारे लिए दो कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट इज़ वेव पार्टिकल डुअलिटी एंड सेकंड इज़ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। 1924 में फ्रेंच फिजिसिस्ट डी ब्रोगली ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि हर मूविंग ऑब्जेक्ट इट पोजेस डुअल बिहेवियर, यानी उसमें पार्टिकल नेचर भी होगी और उसमें वेव नेचर भी होगी। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, ऐसे अगर हम एक जो है वो कोई ऑब्जेक्ट शो करें जो कि क्या कर रहा है, इट इज़ मूविंग, तो ये पार्टिकल नेचर होते हुए साथ में कौन सी इसकी वेव नेचर भी होगी। सो एवरी ऑब्जेक्ट which is moving it possess dual behavior, wave nature as well as particle nature। तो इस मूविंग ऑब्जेक्ट की ये जो वेव नेचर है, ये वेव नेचर डिपेंड कर रही होती है मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट का मैस हायर होगा उसकी वेव नेचर उतनी ही जो है वो लेस होगी, यानी जो वेव लेंथ जो उसकी होगी वेव की वो इतनी शॉर्टर वेव लेंथ होगी कि उसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। इसी तरह जब एक ऑब्जेक्ट जिसका मैस जितना कम होगा उसकी वेव लार्जर बनेगी, इसलिए उसको डिटेक्ट करना भी क्या होगा, आसान होगा। तो जब हम सब एटॉमिक लेवल्स पे जाते हैं तो जो ये हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं इनका मैस बहुत कम होता है, तो इनकी जो वेव नेचर होगी वो डिटेक्टेबल होगी। फिर 1927 में जर्मन फिजिसिस्ट वार्नर हाइजेनबर्ग ही प्रपोज्ड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन। दो चीज़ें इकट्ठे फाइंड करना इम्पॉसिबल है, एक एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड एग्जैक्ट वेलोसिटी। किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए वी नीड लाइट, लाइट होगी तो आप किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो इसी तरह अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को देखना चाहते हैं, इसकी पोजीशन को फाइंड करना चाह रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए, यू नीड अ लाइट सोर्स। लाइट मतलब यू नीड फोटोन। अब जब ये आप फोटोन इसको प्रोवाइड करेंगे तो अकॉर्डिंग टू बोहर कॉन्सेप्ट जो इलेक्ट्रॉन है ये फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करने के बाद इट विल जंप टू दी हायर एनर्जी लेवल, वो हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। तो यूँ आप एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन जब आपने उस इलेक्ट्रॉन को फोटॉन दिया तो उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद उस फोटॉन की जो वेलोसिटी है, जो उसकी स्पीड है, उसकी इंफॉर्मेशन मिसिंग होगी। तो यूँ ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये सिर्फ एप्लीकेबल है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के ऊपर।
और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने बोहर के मॉडल को क्वेश्चनेबल बना दिया। तो यहाँ साइंटिस्ट ने एक न्यू कॉन्सेप्ट दिया जो कि इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी की बात करता है, यानी हमारी मुराद है क्वांटम एटॉमिक मॉडल। तो अब हम क्वांटम एटॉमिक मॉडल को जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्वांटम एटॉमिक मॉडल ये बेस करता है क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर। मैकेनिक्स आपके पास दो तरह की है, एक क्वांटम मैकेनिक्स और दूसरी है क्लासिकल मैकेनिक्स। जो क्लासिकल मैकेनिक्स है ये न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन के ऊपर बेस कर रही है और ये सक्सेसफुली एक्सप्लेन करती है मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को। और इसका फेलियर क्या है कि ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए या सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स एप्लीकेबल नहीं है। तो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इनको क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो एक्सप्लेन करती है, या आप क्वांटम मैकेनिक्स को अप्लाई कर सकते हैं टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो यूँ आप कह सकते हैं कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है विच वाज प्रपोज्ड बाय एरविन श्रोडिंगर इन 1926, तो ये जो मैकेनिक्स है इट एक्सप्लेन्स टू बिहेवियर। ये जो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके दो बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है, एक वेव पार्टिकल नेचर, one is wave particle nature and the other is uncertainty। हम एक पार्टिकल की लोकेशन तो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर वो पार्टिकल वेव फॉर्म में आ जाए, इन वेव फॉर्म, तो फिर हम उसकी पोजीशन को कैसे फाइंड आउट करें। तो जैसे हम कह रहे हैं कि हमारा जो एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक वेव नेचर पोजेस करता है। तो अगर ये वेव नेचर के तौर पे बिहेव कर रहा है तो फिर एक तो चीज़ ये कि हम इसकी पोजीशन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, और दूसरा ये कि जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करेगा तो ये इस तरह वेव लाइक होगा और ये अकेला इलेक्ट्रॉन पूरे उस एटम के ऊपर जो है वो स्प्रेड हुआ होगा। अब क्वेश्चन ये है जो इसमें रेज होता है कि एक अकेला इलेक्ट्रॉन पूरे एटम के ऊपर कैसे हो सकता है। अब जैसे हमें पता है कि मैटर की जो है वो वेव नेचर होती है और ये मैस के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, तो इसको समझने के लिए हमें डी ब्रोगली वेव फार्मूला यूज करना पड़ेगा, जो कि क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू h Planck's constant over mv, where m is the mass, v is the velocity with which that object or material is moving and h क्या है, Planck's constant है। अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए कि एक जो मैटर है, जो पार्टिकल है, ये जब मूव कर रहा है तो इसका वेव फंक्शन होता है और वो वेव फंक्शन उसके मैस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स सपोज वी हैव अ बॉल जिसका मैस m 1 ग्राम है, और अगर आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो दैट बिकम्स 10⁻³ किलोग्राम। ये 1 ग्राम बॉल मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी v 10 मीटर पर सेकेंड, और जो वैल्यू ऑफ h है प्लैंक्स कांस्टेंट की दैट इज 6.626 10⁻34 जूल सेकेंड। और अगर आप इस फार्मूला को यूज़ करके इन वैल्यूज़ को पुट करके जब इसकी वेवलेंथ फाइंड करें या वेव फॉर्म इसकी फाइंड करें तो दैट बिकम्स 6.626 10⁻32 मीटर। अब ये जो वेव है ये बहुत ही शॉर्टर वेवलेंथ वाली वेव है और ये डिटेक्टेबल नहीं है, आप इसको आसानी के साथ जो है वो मेजर नहीं कर सकते, डिटेक्ट नहीं कर सकते। अब इसी के पैरेलल अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन इसका जो मैस है, मैस m दैट इज इक्वल टू 9.108 10⁻31 किलोग्राम, और ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है 2.188 10⁻⁷
6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और वैल्यू ऑफ h प्लैंक्स कांस्टेंट दैट इज 6.626 10⁻⁻34 जूल सेकंड। और अगेन आप अगर इस डी ब्रोगली वेव फार्मूला को यूज़ करें यूजिंग दीज वैल्यूज़, तो ये आपके पास इसका आंसर आएगा 0.33 10⁻⁹ मीटर। और अगर आप इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करें तो दिस लैम्डा इज इक्वल टू 0.33 नैनोमीटर। तो जब आप इस वेवलेंथ को देखते हैं तो दिस वेवलेंथ इज़ क्वाइट बिगर, जिसको आप जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कि एक अकेला इलेक्ट्रॉन पूरे एटम के ऊपर जो है वो कैसे स्प्रेड हो सकता है। तो जब हम हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो हाइड्रोजन एटम इसका साइज़ होता है 10⁻⁻10 मीटर, और जब आप इस वैल्यू को कंपेयर करते हैं तो दिस वैल्यू इज़ आलमोस्ट कंपेरेबल टू दी साइज़ ऑफ दी हाइड्रोजन एटम। तो आलमोस्ट कंपेरेबल है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो एक अकेला इलेक्ट्रॉन है ये पूरे एटम के ऊपर जो है स्प्रेड होगा। तो क्वांटम एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो इस तरह वेव की शक्ल में उसके गिर्द क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, और ये वेव थ्रू आउट उस एटम के गिर्द जो है वो बन रही होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जब न्यूक्लियस के गिर्द इस वेव फॉर्म में रिवॉल्व कर रहे हैं तो दे आर फॉर्मिंग अ क्लाउड। ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का एक क्या है, क्लाउड है अराउंड द न्यूक्लियस। और इस क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन किसी भी पोजीशन के ऊपर हो सकता है। तो मेजरमेंट करते हुए आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। अब अगर आप इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड कर रहे हैं तो उससे आप क्या करेंगे, आप कह रहे हैं लेट्स सपोज आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किसी एक पॉइंट के ऊपर आप इलेक्ट्रॉन को लोकेट कर लेते हैं। तो जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन को लोकेट किया, उसकी पोजीशन फाइंड कर ली, यू हैव डिस्टर्ब द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन की जो वेव नेचर है वो ख़त्म हो जाएगी और वो एक पार्टिकल बन जाएगा। तो इस तरह आप एक इलेक्ट्रॉन की जो है वो पोजीशन तो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन सेम टाइम आप उसकी जो वेलोसिटी है वो फाइंड नहीं कर सकते। अगर आपने पोजीशन फाइंड कर ली तो आप उसकी जो वेव नेचर है उसको आप क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इसी चीज़ को जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है कि यू कैन नॉट फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट लोकेशन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसकी वेलोसिटी को एग्जैक्टली फाइंड करना चाहें तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम नहीं कर सकते। नेचर हमें इस चीज़ से क्या किए हुए, रोके हुए है। तो इस पे साइंटिस्ट ये कहते हैं कि वी कैन नॉट फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। साथ में क्या चीज़ है कि हम इलेक्ट्रॉन की वेव फंक्शन को भी जो है वो कायम रखें, यानी उसको हम पार्टिकल नेचर की तरफ ना लेके जाएं। तो विद इट्स वेव फंक्शन और विद इट्स वेव फॉर्म हम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को भी एग्जैक्टली फाइंड नहीं कर सकते। तो इसलिए फिर हम जो है वो किसकी बात करते हैं, वी टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी। तो हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी या प्रिडिक्शन की बात कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इस क्लाउड में कहीं पे भी हो सकता है। अब इस प्रोबेबिलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एनालॉजी बनाते हैं कि लेट्स सपोज वी हैव अ रूम, और इस रूम का ये एक डोर है, और इस डोर से अंदर आपने क्या किया, अपना कोई फ्रेंड यहाँ पे भेज दिया, और यहाँ पे इस रूम के बिल्कुल सेंटर में आपने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, एक पॉइंट रख दिया, एक रेफरेंस पॉइंट या एक सेंट्रल पॉइंट। और आप जैसे ही आप कमरे का ये डोर बंद कर रहे हैं और साथ ही आपने लाइट ऑफ कर दी, लाइट ऑफ करने के बाद ये आपका फ्रेंड अगर मूव करता है तो मूव करते हुए आप थोड़ी देर के बाद डोर ओपन करके देखें तो ये मे बी ये आपका फ्रेंड यहाँ पे किसी पोजीशन के ऊपर हो। आपने फिर डोर बंद किया, डोर बंद करने के बाद थोड़ी देर के बाद फिर डोर खोला तो ये मे बी यहाँ पे इधर के ही हो, फिर यहाँ पे हो, यहाँ पे हो। तो आपने हंड्रेड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन में आपने ये देखा कि आपका फ्रेंड जो है दैट रिजाइड
क्लोजर टू द सेंट्रल पॉइंट, वो इस सेंट्रल पॉइंट उस सर्कल के करीब करीब पाया गया। बाकी इर्द गिर्द भी जो है वो गया, लेकिन ज़्यादातर जो उसकी प्रोबेबिलिटी थी वो इस रेंज में रही, यानी जो उसका एवरेज स्टे टाइम था वो उसके सर्कल के करीब रहा। तो यही एनालॉजी जो है ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी अप्लाई होती है, क्योंकि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमें ये बताती है कि जब हम एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को जो है वो नोटिस करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादातर वक्त जो है वो एक मखसूस फासले के ऊपर ही होंगे, जो कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर होगा। जैसे इस केस में हम देखें तो ये जो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है, ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये इस रीजन में ज़्यादा पाई जा रही है। तो अगर हम बोहर के एटॉमिक मॉडल को देखें तो बोहर के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट ऑर्बिट था, यानी अगर आप इस तरह बोहर के एटॉमिक मॉडल में ऑर्बिट ड्रॉ करें तो सेंट्रल पॉइंट उसके न्यूक्लियस से जो फर्स्ट ऑर्बिट था वहाँ तक का जो डिस्टेंस था दैट वाज 0.53 एंगस्ट्रॉम। और यही चीज़ जब अप्लाई की गई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया गया फॉर दी एटम, तो ये आलमोस्ट इसी डिस्टेंस के ऊपर, यानी जब प्रोबेबिलिटी की बात की, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात की, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात की गई, तो ये भी जो न्यूक्लियस से वो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था ये भी 0.53 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस के ऊपर ही था। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की कैलकुलेशन हमें ये बताती है कि 90% जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो इस 0.53 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस के ऊपर मिली, लेकिन जो रिमेनिंग 10% है इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो इस क्लाउड या इस मोर डेंस एरिया से बाहर भी हो सकता है और इसके इनर साइड पे भी हो सकता है, यानी अबव और बिलो द दैट्स डेंस एरिया। तो इस प्रोबेबिलिटी को हम ऑर्बिटाल कहते हैं, यानी ये जो प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पाया जा रहा है तो इसको हम ऑर्बिटाल का नाम देते हैं, जबकि बोहर के केस में हम इसको ऑर्बिट का जो है वो नाम दे रहे थे। तो ये ऑर्बिट जो है वो ये ऑर्बिटाल फिक्स्ड नहीं है, बल्कि ये प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, जबकि बोहर के मॉडल के मुकाबले जो है वो उसमें क्या चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे कि वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में जो है वो क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और इस प्रोबेबिलिटी में इसमें इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की जो वेव नेचर है इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड करना पॉसिबल नहीं, लेकिन प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 90% एक मखसूस डिस्टेंस, एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर जो है वो क्या होगा, उसके पाए जाने के इम्कानात होंगे, और वो उसी एरिया में, उसी रेडियस में कहीं पे भी हो सकता है। तो ये है क्वांटम मॉडल ऑफ एन एटम। अगरचे हम इस मॉडल से इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन को तो फाइंड नहीं कर सकते, मगर ये जो मॉडल है क्वांटम मॉडल, ये अभी तक इसको एग्जैक्ट मॉडल माना जाता है, और इसी को ही कह लें कि एक सेटिस्फैक्ट्री मॉडल कंसीडर किया जाता है टू एक्सप्लेनिंग दी स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। लेकिन जो सेम टाइम उसी के पैरेलल अगर हम ये देखें कि हम जो एक इलेक्ट्रॉन है उसकी पोजीशन फाइंड नहीं कर सकते, तो ये वो चीज़ है कि नेचर जिससे हमें रिस्ट्रिक्ट किए हुए है कि इंसान जो है ये काम जो है वो नहीं कर सकता, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन को फाइंड नहीं कर सकता। तो आई होप कि एक एटम की कंप्लीट डिटेल्ड स्ट्रक्चर आपको जो है वो क्लियर हो गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।